हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन रेगुलेटर्स में से एक, और इस रेगुलेटर के सबसे ऊंचे पद पर यानी कि गवर्नर के पद पर ठीक एक साल पहले एक ऐसा व्यक्तित्व आया जिसने बाजार को, इकोनॉमी को और पूरे देश को खुश कर दिया। कैसे? अपनी प्रोएक्टिव, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच से और समय से पहले कुछ करके दिखाने के जज्बे से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब की, जो 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने बड़े ऊंचे पदों पर काम किया है। वैसे तो डिग्री के मामले में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया है। बड़े पदों पर रहे हैं, भारत सरकार के साथ वो सेक्रेटरी रहे हैं, डीएफएस, इसके अलावा रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने काफ़ी अपनी सेवाएं दी है। और अब ठीक एक साल पहले जब वो आरबीआई गवर्नर बने तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बहुत कम रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं जो उम्मीद पर खरे उतरने के बजाय उम्मीद से ज़्यादा देते हैं, और ये बाजार को, इकोनॉमी को बड़ा पसंद आता दिखा है और बैंकिंग सिस्टम को भी। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ इस एक साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब से। मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। लगभग एक साल का कार्यकाल आप पूरा करने जा रहे हैं। जब आपने आरबीआई गवर्नर की कुर्सी संभाली, बड़ी चुनौतियाँ थी, और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, हम जर्नलिस्ट हैं, हमको खुद को लगता है भी अब ये नए गवर्नर साहब आए, क्या करेंगे, कितना करेंगे, पता नहीं, इनको सेटल होने में टाइम लगेगा। लेकिन आपने पहली पॉलिसी से एकदम T20 की तरह जो फ्रंट फुट पर बैटिंग की है, 3 पॉलिसी में लगातार रेट कट, सीआरआर कट, मतलब अनएक्सपेक्टेड, बाजार चौंक गया कि ये तो गवर्नर साहब बड़े आगे फॉरवर्ड लुकिंग वाले हैं। कैसे देखते हैं आप पिछले एक साल को? आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल में आने का आपने मौका दिया, और आपको इस बात का भी धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि पिछला एक वर्ष लगभग जो मेरा यहाँ पे अभी पूर्ण हो रहा है, 11 दिसंबर को पिछले वर्ष मैंने ये पदभार संभाला था जी, तो वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। जियोपॉलिटिकल तनाव, जैसा कि आपको मालूम है, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में युद्ध हो, तो वो एक तरफ, और साथ साथ ही जो टैरिफ की जो विशेषकर अनिश्चितता रही जी, तो ये पिछला एक वर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण हमारे लिए रहा। उसके बावजूद ये एक, मैं समझता हूँ, एक सफ़र हमारे पूरे आरबीआई परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, इन बाहरी चुनौतियों के बावजूद काफ़ी संतोषप्रद रहा है। जैसा कि आपने बताया, हमने अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें रेपो पॉलिसी रेट हमारा 100 बेसिस पॉइंट्स हमने कम किया जी, लिक्विडिटी जो है हमने प्रदान की। उसके अलावा हमने बैंकिंग के क्षेत्र में कई कानूनों में, विनियमों में, रेगुलेशंस में, रूल्स में, उनमें काफ़ी हमने बदलाव किया जी। आज जो एक सुखद स्थिति हम लगभग देख रहे हैं जी, जिसमें मुद्रास्फीति जो हमारा लक्ष्य है 2 से 6% का, लगभग उसके भीतर रही है, या आज के दिन में उससे भी कम है। और साथ ही साथ जो आर्थिक विकास की दर है, प्रथम तिमाही में आपने देखा 7.8%, और जिस प्रकार के आंकड़े, जिस प्रकार के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, संकेत हमारे सामने आज आ रहे हैं, द्वितीय तिमाही में भी और आगे आने वाले समय में भी हमारे को उसमें काफ़ी अच्छे आंकड़े सामने आने की उम्मीद है। एक अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो बैंकिंग रेगुलेशन में भी हमारा ये प्रयास रहा है कि सभी हमारे बैंक्स, एनबीएफसीज, वो और अधिक सुदृढ़ हों और अधिक सक्षम हों, और विभिन्न उनके यदि हम पैरामीटर्स देखते हैं तो उन सभी में, चाहे वो लाभप्रदायिकता के बारे में हो, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हो, चाहे वो कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में हो, चाहे वो एनपीए और एसेट क्वालिटी के बारे में हो, सभी में काफ़ी अच्छा उनका बेहतरी हुई है, जिससे वो अर्थव्यवस्था के सभी इकाइयों को, चाहे वो घर हों, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, सरकार हो, उनको सबको कार्य कुशलता से, कम दामों में
और अच्छी सेवाएं मुहैया कराए। तो कई कदम उसके बारे में लिए। ग्राहक सेवा को हमने जो है काफ़ी जोर दिया, आपने देखा होगा। बिल्कुल। पिछले 1 जुलाई से लेके और 30 अक्टूबर तक हमने एक मुहिम चलाई कि हम हमारे बैंक ग्राहक हमारे पास बैंक और बैंक ब्रांच तक आए, उसके बदले हमारे बैंक ब्रांच के अधिकारी वो उन तक पहुँचें। तो प्रत्येक पंचायत में लगभग 2,75,000 पंचायतों में हमने कैंप लगाए, जिसमें KYC किया, जिसमें वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो विभिन्न हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन की योजना हो, इंश्योरेंस की योजना हो, जनधन की योजना हो, उससे लोगों को हम जोड़े। तो वो भी एक अच्छा कार्य इस बीच में हुआ। बिल्कुल। गवर्नर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ार में जो चर्चाएं चलती है आपको लेकर, वो कहते हैं कि कुछ रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनके सामने जाकर थोड़ा सा मतलब बैंक्स वगैरह इंस्टीट्यूशंस कहें कि हमें ये चाहिए, तब वो सुनते रह देते हैं। कुछ रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं कि सोच समझ कर देते हैं, लेकिन कुछ ही रेगुलेटर ऐसे होते हैं जो उन्हें ये पता होता है कि एज ए पेरेंट मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या मेरे सेक्टर में किस चीज़ की, बैंकिंग सिस्टम में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं पहले से दे दूं। और जो आपने फ्रंट लोड किया है, चाहे वो पॉलिसी रेट्स हो या फिर अब जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आती है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी, बल्कि उसमें कई सारे रिफॉर्म्स होते हैं। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, उससे होता है कि अब थोड़ी उम्मीदें भी बढ़ जाती है लोगों की कि हाँ, ये गवर्नर साहब दे सकते हैं। अब जब दे सकते हैं तो उनसे मांगते हैं, हम भी, वो होता है ना, जो काम करता है उससे और ज़्यादा काम करवाते हैं। तो सर, अब बड़ा सवाल है कि 1% का रेट कट आपने दिया, इन्फ्लेशन 13-14 साल के लोएस्ट लेवल पे है, आपने बहुत समय से पहले अंदाज़ा लगाया। क्या लगता है आपको, क्या अभी भी यहाँ से ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है? क्या एग्रेसिव रेट कट्स RBI आगे और दे सकता है भारत की इकोनॉमी को, बैंकिंग सिस्टम को? सबसे पहले जो आपने ये शब्द यूज़ किया, एग्रेसिव, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें एक बिल्कुल संतुलित हमें कार्य करना है। आपने ये भी कहा कि आते ही पहले आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि फ्रंट फुट पे और T20 की तरह से जो है बैटिंग किया जी। तो नहीं, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद ये पहले भी मैंने कहीं पे इसका जिक्र किया जी कि जो देखिए, जो RBI है, RBI के 2 मैंडेट हैं, लेकिन जो प्रमुख जो हमारा मैंडेट है, प्रमुख मैंडेट हमारा प्राइस स्टेबिलिटी का, जो प्राइस की मूल्य, ताकि कीमतें जो हैं उनमें वृद्धि ना हो, मुद्रास्फीति जो है उसको नियंत्रित करना, वो हमारे लिए सर्व प्रमुख जो है वो हमारा एक उद्देश्य है जी। उसके बाद में हमारा उद्देश्य, साथ ही साथ सेकेंडरी उद्देश्य है, वो हमारा ग्रोथ का है। तो हम न एग्रेसिव रहते हैं, न हम डिफेंसिव रहते हैं, हम एक ऑलराउंडर की तरह हैं। लेकिन वो ऑलराउंडर ऐसा है जो कि पहले बॉलिंग करता है, पहले डिफेंस करता है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो चौके छक्के भी लगाता है। बिल्कुल। तो वो बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, लेकिन बॉलिंग जो है वो हमारे लिए, मतलब जो प्राइस की जो स्थिरता है, उसको मैं बॉलिंग के तुल्य मानूंगा। तो वो जो है हमारे लिए अधिक आवश्यक है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि आगे क्या और गुंजाइश है या नहीं है, देखिए, ये बात क्या रेट कट होगा नहीं होगा, ये इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो इसलिए क्योंकि ये आपको मालूम है, ये MPC के क्षेत्राधिकार में आता है, और MPC की बैठक प्रथम सप्ताह में अगले ही माह होने वाली है, तो वो उचित नहीं होगा। लेकिन आपको मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, आपके दर्शकों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि पिछली बार जब MPC की बैठक हुई अक्टूबर में, तो उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा कि पॉलिसी में गुंजाइश है और अधिक रेट्स को कट करने की। उसके बाद में जितने भी तमाम हमारे पास में आंकड़े आए हैं, आर्थिक संकेत, मैक्रो इंडिकेटर्स जो भी आए हैं, जिसमें मुद्रास्फीति भी एक है, उनमें ऐसी कोई संकेत नहीं आए हैं कि वो जो गुंजाइश है उस गुंजाइश में कमी हुई हो। तो निश्चित रूप से गुंजाइश है, लेकिन क्या उसको MPC आने वाली बैठक में उसके ऊपर में कुछ कार्य करती है और निर्णय लेती है उसको बदलाव करने के लिए या नहीं, ये उसके ऊपर में निर्भर करेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। और मैं यही कह सकता हूँ कि पिच एकदम सेट है,
आंखें जमी हुई है और आप कहते हैं कि पहले डिफेंसिव होने के बाद एग्रेसिव बैटिंग की उम्मीद हम कर भी रहे हैं। कुछ और बड़े मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पूरे दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं, शायद आरबीआई ने भी खरीदा है। कैसे देख रहे हैं आप इस बदलते हुए माहौल को, और क्या आपको लगता है कि डॉलर के मुकाबले में गोल्ड के रिजर्व बढ़ाना ज़रूरी है, और क्या आरबीआई और सोना खरीदने के मूड में है? ये बात आपकी सही है कि विश्व के विभिन्न सेंट्रल बैंक्स उन्होंने सोना काफ़ी मात्रा में पिछले कुछ माहों में खरीदा है। हमारा जहाँ तक प्रश्न है, हमने भी पिछले 8 वर्षों में लगभग 300 टन सोना खरीदा है और आज के दिन में लगभग 880 टन सोने के भंडार हमारे पास में, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित हैं। और ये कुल मिलाकर के जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हैं उसका लगभग 15% से अधिक, लगभग 1/6 में 1 हिस्सा लगभग वो सोना भंडार का हमारे पास में है। आगे हम और इसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ये एक संवेदनशील बाज़ारों के लिए और अन्य के लिए संवेदनशील विषय है, इसलिए उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति, हमारे गोल्ड के सोने के रिजर्व्स की स्थिति वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्वस्थ है। रुपए की कमज़ोरी पर आपसे बात करना चाहता हूँ। लाइफ लो पर रुपया आ चुका है और जबकि लोग ये समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, फिर रुपया हमारा मजबूत क्यों नहीं होता? क्या वजह आप समझते हैं, और किन लेवल्स के आसपास आरबीआई कंफर्टेबल है कि हाँ ये लेवल ठीक है, या फिर इतना हर साल घटे रुपया, डिवैल्यू हो तो आरबीआई को समस्या नहीं? देखिए, रुपए की जो डिवैल्यूएशन है जी, उसका जो मूल्य कम हो रहा है वो एक स्वाभाविक है। वो इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि ये मुद्रास्फीति से इसका दीर्घ काल में, शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन दीर्घ काल में ये मुद्रास्फीति के ऊपर में निर्भर करता है। क्योंकि जो प्राइस लेवल है, चाहे वो डॉलर का हो, चाहे वो पाउंड का हो, चाहे वो यूरो का हो, वो एक प्राइस स्तर को, क्या उसकी जो करेंसी है उसको खरीदने की, वस्तुओं को खरीदने की उसमें कितनी क्षमता है, उस पर निर्भर करता है। और वो दूसरी ओर से मुद्रास्फीति पर निर्भर करता है। यदि किसी देश में मुद्रास्फीति अधिक है तो उसकी करेंसी जो है वो कमज़ोर होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति की दर पश्चिम और विकसित देशों के मुकाबले में कहीं अधिक ज़्यादा रही है। वहाँ 2-2.5% रहती है, हमारे यहाँ पे 4.5-5-6% भी रहती है। तो ये 2.5-3% का जो मुद्रास्फीति में जो अंतर है, उस कारण से प्रमुखतः दीर्घकालीन में प्रमुखतः उस वजह से होता है। उसके अलावा अन्य कारण भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल वही एक कारण है जी, लेकिन एक प्रमुख कारण ये है जी। तो जब तक हमारी मुद्रास्फीति अधिक रहेगी दीर्घकाल में, ये डेप्रिसिएशन होना एक हमारे लिए स्वाभाविक है। जहाँ तक ये प्रश्न है कि क्या हम किसी लेवल को, क्या लेवल हमारे लिए सही होगा या कितनी सालाना दर से घटे तो आप कंफर्टेबल हैं? ऐसा कंफर्टेबल जो है, देखिए वही मैंने आपको कहा जी कि लगभग अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो लगभग 3-3.5% से जो है अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन वो हो रहा है। जी जी। ये बाजारी ताकतों के ऊपर में निर्भर करता है। आरबीआई कभी भी किसी प्राइस को, किसी लेवल को, किसी बैंड को, किसी दर को हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं। और हमारे जो बाज़ार हैं डॉलर के, यूरो के, फॉरेन एक्सचेंज के जी, वो बहुत परिपक्व हैं, बहुत मैच्योर हैं और बहुत डीप हैं, जिस वजह से किसी भी एक व्यक्ति को, एक संस्था को यह संभव नहीं है कि वो मूल्य को बढ़ा दे या घटा दे। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो मूल्य है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का, वो एक नियंत्रित
ढंग से चले, कम हो या ज़्यादा हो, नियंत्रित रहे। अत्यधिक उतार, अत्यधिक चढ़ाव वो नहीं होना उसमें नहीं होना चाहिए। जी। तभी हम उसमें जो है हस्तक्षेप करते हैं। अदरवाइज हमारा ये प्रयास रहता है कि बाज़ार इसकी दर को तय करे। ये बात मैं और आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब अवमूल्यन क्यों होता है, अवमूल्यन इसलिए होता है क्योंकि डॉलर की किसी भी चीज़ की कीमत की दर तभी बढ़ती है जब उसकी मांग बढ़ती है। राइट। और डॉलर की मांग बढ़ती है तो डॉलर का दर जो है बढ़ता है। तो डॉलर की दर जब बढ़ती है, कोई भी वस्तु जब महंगी होती है तो उसकी मांग फिर कम हो जाती है। तो ये एक नेचुरली फिर जो है वो अपना एक स्तर पकड़ता है जहाँ पे डिमांड, मांग और आपूर्ति, सप्लाई, बराबर वो दोनों जो हैं उनमें मिल जाए। तो कुल मिलाकर जो प्राइसेस हैं, जो मूल्य हैं, वो आपूर्ति और मांग, डिमांड, सप्लाई, जो कि बाज़ार की ताकतें तय करती हैं, उसके ऊपर में निर्भर करता है। हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी उतार चढ़ाव हो वो नियंत्रित हो, अत्यधिक नहीं हो, ताकि जो सभी लोग हैं वो अच्छी से अपनी प्लानिंग करके और अपना कार्य कर सकें। सर, आपके कार्यकाल में बैंकों के एनपीए लेवल ऐतिहासिक निचले स्तरों पर मेरे ख्याल से, और बैंक्स की बैलेंस शीट इस वक्त जितनी मजबूत है पिछले कई दशकों में हमने देखी नहीं। सिस्टम बड़ा मजबूत है, बैंक्स को हर तरह का सपोर्ट भी मिल रहा है। कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं हो रही, क्या आप उसे कैसे देखते हैं? एक, जो देश में क्रेडिट कल्चर बड़ा बढ़ रहा है कि सबको पर्सनल लोन्स लेने हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स लेने हैं, उधार लेना है, खर्चा करना है, उसे कैसे देखते हैं आप? और दूसरा कि एमएसएमई, एसएमई स्पेस में कहीं कहीं थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही कि शायद वहाँ पर एसेट क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। क्या कोई चिंता की विषय है या सिर्फ आरबीआई की नज़र है? नहीं, हमारा ये सबसे पहले आपने अच्छा प्रश्न उठाया है, और मैं सभी बैंकिंग अधिकारियों को, पूरे बैंकिंग समाज को, और साथ ही साथ हमारे नागरिकों को, उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जो एसेट क्वालिटी है हमारी, जो एनपीए का स्तर है वो बहुत कम हुआ है। 2.5% से भी ग्रॉस एनपीए हमारा कम है। इस सब के, ये सब जो है हम सब के लिए, आप सब के लिए बधाई के आप लोग पात्र हैं। जो आपने कहा कि कुछ एक क्षेत्रों में, सेक्टर्स में कुछ एनपीए अधिक है, ऐसी बात नहीं है। यदि हम देखते हैं तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स में लगभग 2% के आसपास है, पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल है। एमएफआई में आपने ज़रूर कहा, वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, पहले से अब कुछ 7-7.5% के आसपास है, तो वो अधिक है जी। लेकिन साथ ही साथ एमएफआई का जो पूरा पोर्टफोलियो है लोन का, उसमें भी कमी हुई है इसी चीज़ को देखते हुए। कुल मिलाकर के एनपीए के मामले में हमारे लिए ये एक संतोषजनक स्थिति है। मेरी यही उम्मीद रहेगी कि इसी प्रकार की एसेट क्वालिटी हम लोग सब लोग बनाए रखें, बैंक्स अच्छे लोगों को ऋण दें, और जो बोरोअर्स हैं उनसे भी उम्मीद है कि वो जो लोन लेते हैं उसको निश्चित रूप से वापस करें। सर, इसलिए नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आपकी पॉलिसी आती है, एज ए जर्नलिस्ट हम लोग ढूंढते हैं कि इसमें क्या 3-4 कमियां तो निकालें कम से कम, और कुछ ऐसे मुश्किल सवाल गवर्नर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाए, लेकिन आप हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ें देते हैं। एक और जो पॉलिसी में बदलाव पिछले 1 साल में हम नोटिस कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से, बड़े इन्वेस्टमेंट जो विदेशों से आ रहे हैं, चाहे वो एनबीएफसी में आ रहे हों, चाहे बैंक्स में आ रहे हों, आप दिल खोलकर उन्हें एकदम अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ, कोई फॉरेन एंटिटी, कोई फॉरेन बड़ा इन्वेस्टर आके हमारे बैंक्स में साइजेबल स्टेक खरीदना चाहता है, हमारे एनबीएफसी में खरीदना चाहता है, तो आप उसकी अनुमति दे रहे हैं, जो कई सालों से पेंडिंग था। इसके पीछे आरबीआई की क्या सोच है? आप किस तरह से फॉरेन इक्विटी, फॉरेन मनी का पार्टिसिपेशन बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर में चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो निवेश आ रहा है, चाहे वो विदेशी बैंक्स के माध्यम से आ रहा हो, चाहे वो विदेशी संस्थाओं के माध्यम से आ रहा हो, जो कि हमने पिछले कुछ माहों में देखा है जी, वो ये इन माह के प्रयास की वजह से या आरबीआई की नीतियों की वजह से मैं समझता हूँ कम है, बल्कि दीर्घकालीन में जो नीतियां यहाँ पे आरबीआई ने क्रियान्वित की हैं, जिसकी वजह से आज के दिन में हमारा बैंकिंग सिस्टम
इतना अच्छा सुदृढ़ है, इतना स्वस्थ है, जैसा कि मैंने भी पहले कहा, आपने भी कहा, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, लाभप्रदायिकता, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इंप्रूव हुई है, कैपिटल एडिक्वेसी उनकी स्वस्थ है। उसकी वजह से निवेशक चाहे हमारे देश के हों, बैंक निफ्टी अभी काफ़ी एक पीक उसने बनाया है, जैसे कि हालांकि वो केवल एक वो आंकड़ा नहीं है जिससे हमें उसका बेंचमार्क करना चाहिए। हाँ, लेकिन निवेशक आ रहे हैं, बिल्कुल, और विदेशी निवेशक भी आ रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें निवेश की, कैपिटल की, पूंजी की बैंकिंग व्यवस्था में, जो एक विकासशील देश है, एक देश विकास कर रहा है, उसको आवश्यकता है। तो ये उसको हम इसलिए स्वागत योग्य समझते हैं। यह बात भी मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें हमें कतई एक संकोच नहीं होना चाहिए, इसमें हमें खतरा नहीं, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है जी। क्योंकि आज के दिन भी विदेशी बैंक का जो शेयर है पूरे हमारे बैंकिंग प्रणाली में, विदेशी बैंक्स का, वो दो रूट से आ सकते हैं विदेशी बैंक, या तो होली ओन्ड सब्सिडरी रूट से आ सकते हैं, 3 ऐसे बैंक हैं, बहुत ही छोटे छोटे बैंक हैं, और या फिर वो ब्रांच मोड से आ सकते हैं। उनकी कुल जो उनका शेयर है बैंकिंग लोन्स में, एसेट्स में, परिसंपत्तियों में, वो 7% से भी कम है। हमने अपने लिए जो सीमा रखी है बैंक ब्रांच मोड से विदेशी बैंक को आने के लिए, वो 15%। तो अभी भी काफ़ी जगह है। उसी प्रकार से जो होली ओन्ड सब्सिडरी, एक वो दूसरा रूट है, तो ब्रांच से आ सकते हैं या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी रूट से आ सकते हैं जी। वहाँ पे तो नगण्य उनकी प्रेजेंस है ही नहीं, 3 बैंक, जबकि हमने जो लिमिट रखी है वो 20% की रखी। तीसरा जो एक चैनल है, जो कि न होली ओन्ड सब्सिडरी का है न ब्रांच का है, उसमें बैंक्स या विदेशी संस्थाएं आ सकती हैं। उसमें यदि वो 49% से ऊपर जाते हैं तो उसमें सरकार की, आरबीआई की, उसमें अनुमोदन की आवश्यकता होती है जी। तो इस प्रकार से देखा जाए, उसी प्रकार से जो है बोर्ड की संरचना में भी होली ओन्ड सब्सिडरी यदि है तो वहाँ पे भी हमने उसमें शर्तें रखी हैं कि हमारे भारतीय कम से कम 1/3 होने चाहिए, भारतीय एनआरआई और पीआईओ मिलाकर कम से कम 50% होने चाहिए। कुल मिला के कहना मैं ये चाहूँगा कि हमने जो इकोसिस्टम बनाया है उसमें कई प्रकार के उपाय किए हैं ताकि विदेशियों का अत्यधिक प्रभाव हमारे बैंकिंग प्रणाली पर न पड़े। हाल फिलहाल वो बहुत ही कम है। कोई चिंता का विषय हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। सर, आप विनम्र हैं, कह रहे हैं कि मेरा योगदान नहीं है, इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन मैं बताऊं कि अल्टीमेटली जो रेगुलेटर है उनकी अप्रूवल्स के बगैर ये होता नहीं, और बड़ा पैसा जब आ रहा हो स्पेशली तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ विदेशी बैंक की ज़रूरत हमें है, लेकिन हमारे बैंक विदेश में जाकर कब कितना बढ़ेगा, क्योंकि एक चीज़ है ना सर, वो थोड़ी खटकती है दिल में कि हम 4थे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई, लेकिन हमारे पास एक भी बैंक ऐसा नहीं है, एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं जो दुनिया में टॉप 10 में हो। आपको क्या लगता है, क्या और कब तक भारत में ऐसे बैंक, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो दुनिया की टॉप 10, टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस बन सके, और इस दिशा में आरबीआई की सोच क्या है? नहीं, आपकी बात ये बिल्कुल हमारी आकांक्षा होनी चाहिए, एक एस्पिरेशन हमारी होनी चाहिए जी, कि जब हम 4थी बड़ी इकोनॉमी बने। और सर मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ आपसे ये कि आप जैसे प्रोएक्टिव, फॉरवर्ड थिंकिंग वाले गवर्नर इस बारे में सोच सकते हैं, इस बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं सर। नहीं, निश्चित रूप, देखिए ये सब हमें सब मिलजुल के करना है। भारत सरकार भी इसके बारे में सोच रही है और हमारा लगातार ये प्रयास रहा है रेगुलेटर का, आरबीआई का, मेरा पिछले 1 वर्ष में, कि हमारे बैंक जो हैं वो स्वस्थ रहें, सुदृढ़ रहें और हेल्दी रहें। तो उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा हम उपाय कर रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने विभिन्न उपाय, जैसा कि आपको मालूम है, वो हमने किए, आगे भी हम करते रहेंगे। वर्तमान में देखिए 2 बैंक्स हमारे टॉप 100 बैंक्स, ग्लोबल बैंक्स में सम्मिलित हैं। जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे बैंक्स विस्तार कर रहे हैं, ये समय दूर नहीं है अनिल जी कि हमारे बैंक्स भी टॉप 10 बैंक्स में, विश्व में ज़रूर सम्मिलित होंगे। मैं आपको अभी से ये कह दूं
कि जिस दिन ऐसा होगा एक बार फिर से मैं आपका इंटरव्यू पक्का करूंगा और इस बाइट के साथ करूंगा जो आज आपने कहा है। लेकिन एक चीज नहीं, और है उससे सर। पहले भी आइएगा। डेफिनेटली, थैंक यू उसमें सो हो मच सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन उससे पहले भी आप जरूर आइए। नहीं, लेकिन मैं आपको सर एक चीज़ के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जी बिजनेस हमारा पहला हिंदी चैनल है, हिंदी बिजनेस चैनल है, जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं। और चूंकि आप राजस्थान कैडर कर रहे हैं और हिंदी इतनी बेहतरीन बोलते हैं, हाँ, आज हमारे सारे दर्शक आपका इंटरव्यू सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे। एक और चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आरबीआई एक और बड़ा प्रोएक्टिव रहा है डिजिटल क्रांति लाने के मामले में। यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेकर डिजिटल बैंकिंग से लेकर ये सब कुछ बहुत तेज़ी से, और मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से भारत में ये लागू किया गया है। लेकिन इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी को लेकर, ऑनलाइन फ्रॉड्स को लेकर बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चिंता शायद इस वक्त ये है सरकार के लिए भी और कानून व्यवस्था के लिहाज से भी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर और इंटरनेट पर होने वाले फ्रॉड्स को लेकर, बैंकिंग सिस्टम में से जो लोगों को दिक्कत हो रही है कि आरबीआई का क्या वहाँ पर नज़रिया है, आप क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, ये यूपीआई जो है वो, और हमारे समस्त पेमेंट सिस्टम, चाहे वो एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, अब हम यूपीआई लेकर के आए हैं, आईएमपीएस हमारे पास में था पहले, वो हमारी एक पहचान पूरे विश्व में बनाते हैं। अब यूपीआई के ट्रांजैक्शंस प्रतिदिन 70 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रतिदिन हो रहे हैं, जो कि एक छोटी संख्या नहीं है। तो निश्चित रूप से जब इतने ट्रांजैक्शंस, लेन देन होंगे, तो ये बात निश्चित है कि उसके साथ साथ कुछ फ्रॉड्स, कुछ साइबर क्राइम भी हों, लेकिन उसके लिए हम सचेत हैं। हमने कई कदम उसके लिए उठाए हैं, आगे भी हम उसके लिए उठा रहे हैं। जैसे अगर यूपीआई की ही हम बात करें तो डिवाइस लॉकिंग हमने उसमें दिया है, डिवाइस बाइंडिंग, बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन का भी नया फीचर हमने प्रारंभ किया है, ताकि लोग देख सकें कि ये जिसको हम पैसा भेज रहे हैं क्या उसी को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। लिमिट लगाने की उसके अंदर में हमने सुविधा दी है, ताकि ज़्यादा अधिक पैसा यदि वो चाहें तो उसमें न भेजें और अपने जोखिम को वो कम कर सकें। दूसरा, हम दो प्रकार से इसको अधिक सुदृढ़ करने की हम सोच रहे हैं। एक तो जो केवाईसी है, री-केवाईसी है, बैंक अकाउंट स्तर के ऊपर में, वो हमारे को और अधिक मजबूत करना है, ताकि जो म्यूल अकाउंट्स हैं वो न बने या परिवर्तित न हो। उसके लिए एक म्यूल हंटर नामक एक सॉफ्टवेयर है, वो भी हमने तैयार किया है, जो अब वो बैंक्स उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और दूसरा, ट्रांजैक्शंस की सघन मॉनिटरिंग, उसके लिए बैंक्स ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे ही उनको लगता है कि ये एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, संदेहास्पद है ये ट्रांजैक्शन, इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो वो सचेत करते हैं जो भी अकाउंट होल्डर है, और उसके बाद में ही उसको वो आगे बढ़ने देते हैं। उसी प्रकार से हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसमें इस प्रकार के संकेत बैंक्स को और ग्राहकों को मिलने में आसानी होगी। तो दोनों स्तर पे, अकाउंट स्तर पे और लेन देन ट्रांजैक्शन के स्तर के ऊपर, दोनों स्तर पे हमारा ये प्रयास है कि हम ये फ्रॉड्स में, इसमें और कमी आए। जैसे आपको मालूम है कि अधिकतर जो फ्रॉड्स जो हो रहे हैं अमाउंट वाइज, लगभग 3/4 वो निवेश संबंधी, हम अपनी ग्रीड की वजह से हम उसके झांसे में आते हैं। मेरे आप सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि वे जागरूक रहें। हमने भी इसके लिए कई सारे कैंपेन हमने चलाए हैं, वो जागरूक रहें, अपना ओटीपी किसी को न दें, किसी के झांसे में, जहाँ पे वो बहुत अधिक रिटर्न की बात करता है तो उसको सोच समझ के उसमें निवेश करें। बिल्कुल। एक और बात जो शायद भारत का बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा उसमें पीछे है, जो दुनिया का टॉक ऑफ द टाउन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को आप बैंकिंग सेक्टर के लिए किस तरह से मौके के तौर पर देखते हैं, और क्या कुछ खतरे हैं जो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में एआई के लागू करने को लेकर क्या विचार रखता है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो एआई है आज, ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सामने आया है। हमने आरबीआई में भी और बैंक्स में भी एआई के प्रयोग को
बढ़ाने के लिए कई सारे कदम हमने उठाए हैं और बैंकों ने काफ़ी इसमें आगे प्रगति भी की है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आरबीआई, जब हम सेंट्रल बैंक्स की तुलना करते हैं तो एआई को अपनाने में आरबीआई का स्थान काफ़ी ऊपर है। विभिन्न स्थानों पे हमने इसको उपयोग में लाया है, चाहे वो हमारे अपने, जैसा कि मैंने म्यूल हंटर के बारे में आपको बात किया, तो वो भी एक एआई का फ्रॉड्स के लिए सबसे अधिक हमारे लिए जो ज़रूरी है और जिस विषय में हम इस पे और अधिक कार्य करेंगे वो एक तो साइबर सिक्योरिटी, एआई का उपयोग हम साइबर सिक्योरिटी के लिए करेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से हम और अधिक अच्छी तरह से पहचान कर सकें हमारे जो बोरोअर्स हैं, तो उसके लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। आमतौर पर आरबीआई गवर्नर के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि सरकार के साथ तालमेल रहे, नीतियों के मामले में, महंगाई के मामले में, ब्याज दरों को घटाने के मामले में। लेकिन शायद आप पहले गवर्नर ऐसे होंगे जिनके लिए ज़्यादा अहम ये है कि आप तालमेल भारत सरकार के बजाय अमेरिका की सरकार या ट्रम्प साहब के साथ बनाए, क्योंकि बड़े अनप्रेडिक्टेबल है ये जो कुछ भी ग्लोबली हो रहा है, चाहे वो ट्रेड डील को लेकर या फिर ग्लोबल जिस तरह से इकोनॉमी की सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमी के हालात हैं, आरबीआई के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि भारत में सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन ग्लोबल काफ़ी कुछ कमज़ोर माहौल है। ऐसे में आप किस तरह से अपने बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी को ग्लोबली बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी बाहरी क्षेत्र है वो काफ़ी स्वस्थ है। हमारे को इसमें कोई विशेष हमारे को इसमें घबराने की चिंता का हमारे लिए विषय बहुत अधिक नहीं है। निश्चित रूप से कुछ प्रभाव इसका हमारे ऊपर में ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जैसा आपको मालूम है पिछले वर्ष जो हमारा चालू खाते का, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट रहा वो केवल 0.6% था। इस वर्ष टैरिफ की वजह से हो सकता है कि कुछ वो बढ़ेगा, लेकिन वो नियंत्रण में है, वो संतोषजनक स्थिति में है। हमारे को उसमें घबराने की या चिंता का हमारे लिए कोई बहुत अधिक विषय नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व्स, मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार आपको मालूम है हमारे पास में लगभग 700 बिलियन डॉलर के आज के दिन में मौजूद हैं। 11 माह का जो गुड्स के जो आयात, साल भर का राशन है, साल भर का राशन हमारे पास में ऑलरेडी लगभग वो हमारे पास में मौजूद है। जो हमारी विदेशी जो ऋण है, देनदारियां हैं, उसके हिसाब से भी हमारे पास में लगभग पूरा मुद्रा भंडार हमारे पास में है। तो हमारे को और एक और बात है सर कि आरबीआई भारत सरकार का कमाऊ पूत भी है, भर भर के डिविडेंड आप लगातार पिछले सालों से देते आए हैं। सो काफ़ी कंफर्टेबल बिल्कुल हमारे लिए इसमें, जहाँ तक जो हमारा आधारभूत जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हमारे कंट्री के हैं, चाहे आप मुद्रास्फीति की बात करें, बाहरी क्षेत्र की आप बात करें, ग्रोथ की बात करें, जो हमारे बैंक्स जो इतने सुदृढ़ हैं उनके बारे में बात करें, पेमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करें, जो आधारभूत जो हमारा जो ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, बहुत मजबूत है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक दो छोटी बातें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है। सेबी का इरादा है कि कमोडिटीज़ मार्केट को भी भारत में और डेवलप करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वो चाहते हैं कि बैंक्स पार्टिसिपेट करें। क्या आरबीआई ने इस बारे में कोई मन बनाया है कि बैंक्स का किस तरह का रोल कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकता है? ये बात मेरे सामने में नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें बैंक्स को कमोडिटीज़ में डील करने के लिए अनुमति नहीं है, मनाही है। जी। तो सर्वप्रथम तो उसमें हमारे को संशोधन करना पड़ेगा। ये बात मेरे हिसाब से शायद कुछ वर्ष पूर्व, 9-10 वर्ष पूर्व शायद इसके ऊपर में कुछ चर्चा हुई थी और तब उस समय ये माना गया था कि अभी वो स्थिति नहीं है, उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है कि हम बैंक्स को इसके लिए इजाज़त दें। समय लगेगा थोड़ा, ठीक है। एक और चीज़ जो है वो ये कि एक हमने खबर पढ़ी थी, टीवी थी, हमने ही की थी कि एक तरफ जहाँ बैंक्स पर बड़े आरोप लगते कि रिकवरी के लिए बैंक्स ऐसे वैसे तरीकों का इस्तेमाल करते, लेकिन आरबीआई ने प्रोएक्टिवली ये कहा कि अगर किसी चीज़ पर लोन दिया गया है और आप लोन नहीं चुका रहे हो, उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल आपने लोन पर लिया है या टीवी फ्रिज लोन पर लिया है,
तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि वो काम करना बंद कर दे। क्या क्या आरबीआई की इसके पीछे सोच और कैसे आप लागू करने वाले हैं? ये एक मामला जो है ये कुछ दिन से आया है सामने, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी। तो इसके ऊपर में अभी परीक्षण किया जा रहा है। ये एक संवेदनशील मामला है। इसमें हमारे को जहाँ पे एक तरफ ऋण दाता है जो बैंक्स हैं, और ऋणी जो हमारे जिन्होंने ऋण लिया हुआ है जो बोरोअर्स हैं, उनके दोनों को हितों को हम किस प्रकार से संतुलित करें। क्योंकि जो हमारे जो ऋणी हैं उनका ये कहना है कि इसके में मोबाइल में हमारा बहुत अत्यधिक इम्पोर्टेंट और संवेदनशील डेटा होता है, डेटा हमारा रहता है, उसकी गोपनीयता जो है बनाए रखी जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो है ये एक बहुत ही एसेंशियल सेवा है, ये एक बहुत आवश्यक और मौलिक बेसिक सेवा है। तो उससे हमें वंचित नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर जो आपको मालूम है जो लेंडर्स हैं, जो बैंक हैं, उनका कहना है कि साहब जिस प्रकार से आप कोई चल अचल संपत्ति को आप गिरवी रख सकते हो, उस प्रकार से हमें भी इसको जो है मोबाइल को लॉक करने की अनुमति होनी चाहिए। देखिए, ग्राहकों का जो हित है वो सर्वोपरि है। उसे निश्चित रूप से सभी को मैं बताना चाहूँगा, उसे निश्चित रूप से उनके डेटा की गोपनीयता के बारे में या उनकी जो एक मौलिक जो एक सेवा है जो आज ये बन गई है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हम निर्णय लेंगे उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाए। आरबीआई गवर्नर को हम उनके काम से पहचानते हैं, उनकी पॉलिसी से पहचानते हैं। उन्होंने जो अब तक किया है, चाहे आपने अलग अलग पदों पर किया है या आरबीआई गवर्नर के तौर पर करें, लेकिन सर हम आपको पर्सनली ज़्यादा जानते नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जाने कि संजय मल्होत्रा साहब आरबीआई गवर्नर तो ही, तो मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जिससे हम आपको ज़्यादा अच्छे से जान पाएँ, पहचान पाएँ। तो दो तीन चीज़ें हैं। आपने काफ़ी अपनी प्रोफेशनल लाइफ दिल्ली में बिताई है, सरकार में आप बड़े पदों पर रहे हैं, डीएफएस सेक्रेटरी रहे हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं। अब आपकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिल्ली और मुंबई दोनों में से ज़्यादा शहर कौन सा पसंद है आपको? ये देखिए, ये बहुत आपने एक मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। ऐसा पूछ लिया कि भाई माताजी और पिताजी में कौन सा आपको अच्छा आपको लगता है। देखिए, दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं। मुंबई दिल्ली दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं। मैं ये आपको कहूँगा कि देखिए, दिल्ली जो है वो दिल वालों की है, लेकिन मुंबई ने भी हमारा दिल जीत लिया। क्या बात है, और आपने सबका दिल जीता है सर, ये बड़ी बात है। नहीं, हमारा जो स्टाफ है यहाँ का, आरबीआई का स्टाफ है, आरबीआई के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से जो है बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत उनका सहयोग है, डिसिप्लिन है। तो ये बहुत एक हमारे लिए एक अच्छी बात है। उसी वजह से जो भी हम कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा सर, वैसे तो आप सरकार में इतने बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन फिर भी आरबीआई गवर्नर बनने के बाद आपकी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में, पर्सनली या प्रोफेशनली किस तरह का बदलाव आया है? नहीं, ऐसा कोई विशेष बदलाव जो है, देखिए वहाँ पे भी कार्य दिवस लंबा ही होता था और यहाँ पे भी कार्य दिवस उतना ही लंबा है। विशेष बदलाव वहाँ पे भी घर से दफ्तर, दफ्तर से घर की दिनचर्या थी, यहाँ पे भी लगभग वही है। तो विशेष अंतर नहीं है। हाँ, ज़रूरी यहाँ पे कुछ यात्राएं, यहाँ पे हमारा जो है वो टूर्स जो है यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। और हाँ, निश्चित रूप से जिम्मेदारी जो है वो अधिक है, बहुत अधिक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस प्रकार से निश्चित रूप से ये एक परिवर्तन ज़रूर है कि जिम्मेदारी इसमें बहुत अधिक है। तो आपने कहा भी कि कार्य दिवस वहाँ भी लंबे रहते थे, यहाँ भी लंबे रहते हैं, और भले आपके चेहरे पर सर हर वक्त मुस्कुराहट रहे, लेकिन आई एम श्योर कि स्ट्रेस वाला जॉब तो है। 100% देश की इकोनॉमी को संभालना, बैंकिंग सिस्टम को संभालना आसान काम नहीं है। तो एज ए गवर्नर एक लंबा दिन है आपका, या स्ट्रेस वाला या तनाव वाला दिन है, या ज़्यादा काम वाला दिन, उसके बाद शाम को आप कैसे अनवाइंड होता है, रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, अब मेरा दिन खत्म हुआ। नहीं, तो उसके मेरे पास में 3 मंत्र हैं। एक तो और काम करो, अच्छा, वर्क, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अच्छा, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज और वर्कआउट प्रयास रहता है। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 1 साल में जब आप आरबीआई गवर्नर रहे, तो आपने हमारे हिसाब से अलग अलग फील्ड में बहुत सारे काम किए, पॉलिसी बनाई, मार्केट को रेट कर दिए।
आपको क्या लगा, आपके लिए मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट कि यार ये काम करके मुझे बड़ी संतुष्टि मिली कि मैं गवर्नर की कुर्सी पे बैठा हूँ, आया हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये ठीक किया है, अच्छा किया है, बढ़िया किया है? तो नहीं, ऐसा कोई देखिए कोई एक पल या एक क्षण या एक कोई कार्य नहीं है ये। जो पूरी जर्नी है देखिए, ये इट इज़ मेड ऑफ स्मॉल स्टेप्स जैसे कहते हैं, तो एक इंक्रीमेंटल ही रहता है। तो हमारे लिए एक संतोष का विषय है कि पिछले वर्ष, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि उसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अच्छी चल रही है, चाहे वो विकास की दर हो, मुद्रास्फीति हो, बाहरी क्षेत्र की स्थिति हो। तो ये एक संतोषजनक स्थिति हम सब के लिए, मेरे लिए, आरबीआई के लिए, भारत के लिए ये होनी चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और अगर परफेक्ट हो तब भी आलोचना तो हो ही सकती है। जी जी जी। तो कभी आपकी भी हुई होगी जाहिर सी बात है। कोई ऐसी आलोचना जिसको आपने सोचा कि हाँ, इससे मुझे ये एक सीख मिली है, इसको मैं बदलूं या ठीक करूं, कोई ऐसी बात आपको याद आती हो? नहीं देखिए, ये सार्वजनिक जीवन में यदि आप रहते हैं जी। तो ये ये स्वाभाविक है। तो शुरू से हम लोग सार्वजनिक जीवन में बहुत एक छोटी एज में लीडरशिप पोजीशंस पे, सब डिवीज़न में, ज़िले में, स्टेट में और फिर कंट्री में आते हैं। तो ये एक ये स्वाभाविक है। और उसको मैं आपको जो है एक कबीर का दोहा आपको इसके बारे में बताऊंगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था, आपने भी शायद पढ़ा हो। जी। वो कुछ इस प्रकार से है, निंदक नियरे राखिए। आपने सुना है? जी बिल्कुल। हाँ? शायद आपके दर्शकों ने न सुना हो, मैं बोल नहीं देता हूं। प्लीज आप बताएं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे छुवाए। निर्मल करे सुभाए। मतलब कि आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, उससे आपका हृदय स्वभाव निर्मल होता है। वो आपको सुधरने में हमारा प्रयास, चाहे आरबीआई हो, चाहे उससे पहले सरकार हो, एक इस प्रकार का वातावरण, एक वर्किंग एनवायरनमेंट देने का रहता है जिसमें हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी स्वतंत्र रूप से, बाहर के व्यक्ति तो देखिए जो बोलेंगे उनको स्वतंत्रता देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक स्वतंत्र माहौल उनको देने का प्रयास रहता है, ताकि जो भी उनका मत है, उनके विचार हैं, उनके व्यूज़ हैं, वो हमारे निर्णय करने में, हमारे पॉलिसी मेकिंग में वो हमारे सामने आए, ताकि हमारे निर्णय में सुधार। तो आपको विचार करने का समय कब मिलता है? कब आपका फेवरेट टाइम है? मॉर्निंग वॉक, इवनिंग में, किस वक्त? या मतलब वैसे तो हमारा काम सोचने का ही है, दिन भर हम सोचते हैं, बट हाँ, एकांत में, देर रात में जो है, मैं तो थोड़ा लेट काम करने वाला हूँ, तो वो देर रात में, एकांत में। और रैपिड फायर में सर आखिरी सवाल ये कि वैसे तो ये मतलब थोड़ी कल्पना के बाहर की चीज़ें, लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसा वीकेंड हो जिसमें गवर्नर साहब एकदम फ्री है, न कोई मीटिंग है, न ऑफिस आना है, नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम है, आप कैसे बिताना पसंद करेंगे? नहीं, परिवार को देखिए समय जो है वो मैं समझता हूँ उसमें मुझे थोड़ा गिल्ट रहता है। तो परिवार को समय प्रयास रहेगा कि परिवार को और अधिक समय दिया जाए। सर समय की मर्यादा है, नहीं तो वैसे मैं आपसे इतनी सारी बातें जो मुझे और करनी है कर सकता हूँ, लेकिन आखिरी सवाल जिसके साथ मैं इस इंटरव्यू का समापन करूँगा, पहले तो ये कि हिंदुस्तान को हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उस दिशा में आरबीआई का क्या योगदान हो सकता है? दूसरा ये कि आपके बिना एक्सटेंशन को माने हुए, मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 2 साल तो आप और पोस्ट पे हैं, तो अगले 1 से 2 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर के तौर पर आपकी क्या प्रायोरिटी है, ये चीज़ में आ जाना चाहिए। नहीं, जो आपने, जैसा मैंने आपको बताया, हमारी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी, आरबीआई की प्रायोरिटी वो एक ही है, और वो ये है कि इस प्रकार का हम वातावरण पूरे देश को, अर्थव्यवस्था को प्रदान करें, जिसमें सबसे पहले जो वित्तीय स्थिरता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाते हुए हम अपनी मौद्रिक नीति का संचालन इस प्रकार से करें कि साथ ही साथ जो प्राइस स्टेबिलिटी है, जो मुद्रास्फीति है, वो नियंत्रित रहे, कीमतें नियंत्रित रहें, क्योंकि उसका प्रभाव सभी के ऊपर में, और विशेषकर जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर में ज़्यादा पड़ता है और अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। तो वो स्थिर रहें और विकास के लिए और हमारी आर्थिक वृद्धि दर को और हम अधिक किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, वो हमारा एक प्राथमिकता रहेगी। हमारे बैंक्स, हमारे NBFCs वो और किस प्रकार से सुदृढ़ हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, ताकि वो इस अर्थव्यवस्था को और अधिक सपोर्ट करें, सहयोग करें। दूसरी ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरी प्राथमिकता बहुत महत्वपूर्ण, कि जो हमारे ग्राहक हैं विभिन्न, चाहे उसके अंदर में इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो जनधन अकाउंट होल्डर्स हों, और चाहे वो एक बड़ा मल्टी मिलियनर कॉर्पोरेट हो जी, सभी, उनको हम ग्राहक सेवा जो है हम किस प्रकार से उसमें सुधार कर सकते। ये तीन हमारी मेरे ख्याल से प्रमुखताएं, हमारी प्राथमिकताएं रही हैं, और वही प्राथमिकताओं के ऊपर में हम आगे भी कार्य करेंगे। सर मैं 20 साल से अलग अलग RBI गवर्नर्स के इंटरव्यू करते आया हूँ, लेकिन जिस सरलता, स्पष्टता और बहुत ही अच्छी हिंदी के साथ आपने इंटरव्यू दिया, जी बिजनेस के और हिंदी जानने समझने वाले सभी दर्शक, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत प्रसन्न होंगे कि हाँ, जो गवर्नर साहब कह रहे हैं वो उनके दिल और दिमाग में वो बातें उतर रही है। आपने हमें समय दिया, पहला हिंदी इंटरव्यू दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि जिस तरह का बहुत ही अच्छा काम आप RBI गवर्नर के तौर पर कर रहे हैं, और देश में नहीं पूरी दुनिया में आपको एक बेहतरीन रेगुलेटर के तौर पर माना जाता है। इस मजबूत इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने के लिए आप इसी तरह से काम करें। मोर पावर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने मुलाकात की RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब से, और अपने समय से पहले सोच, उसे लागू करने की ताकत और समझ के लिए जानने माने जाने वाले ये गवर्नर साहब, और आगे भी उन्होंने इसी तरह के मजबूत पॉलिसी के संकेत दिए हैं, जिससे कि भारत का बैंकिंग सिस्टम, भारत की अर्थव्यवस्था और आप और हम आगे बढ़ सके। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।